नमस्कार दोस्तों, फाउंडेशनल विजन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एडिटोरिया करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट नंबर टेस्ट नंबर 4 करेंगे। ऑलरेडी 3 टेस्ट हम लोग अपलोड कर चुके हैं, आप लोग वहां से उसे देख सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि असम के किस एकमात्र रामसर स्थल को भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? इसका सही ऑप्शन सी है, जो कि दीपर बिल वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। दीपर बिल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये असम में लोकेटेड है। उसके बाद यह फ्रेश वाटर लेक है, फ्रेश वाटर झील है एक, जो कि बर्ड्स के लिए फेमस है। उसके बाद बाकी सारे ऑप्शन के बारे में और भी जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग इको सेंसिटिव जोन क्या होता है बात करेंगे। ये भिंडावस वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा में लोकेटेड है, जो कि जिसको 2009 में वन्यजीव अभ्यारण्य डिक्लेयर किया गया था और यह बर्ड्स के लिए फेमस है। थोल झील वन्य जीव अभ्यारण्य ये गुजरात में लोकेटेड है, जो कि रामसर साइट है और ये सेंट्रल एशियन फ्लाईवेज के लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर बी वाला। उसके बाद काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यह असम में लोकेटेड है और एक भारत में एकमात्र वन्यजीव राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें सैटेलाइट फोन को यूज किया जा रहा है ताकि ट्रैकिंग के लिए। इको सेंसिटिव जोन क्या होता है? तो इको सेंसिटिव जोन वह जोन होता है जो प्रोटेक्टेड एरिया कोई है, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो उसके विद इन 10 किलोमीटर रेंज को इको सेंसिटिव जोन की कहा जाता है। इको सेंसिटिव जोन क्यों डिक्लेयर किया जाता है? ताकि जो भी कंसर्न है रिलेटेड उसको रेगुलेट किया जा सके। चलिए इस तरह से। और कोई भी वन्यजीव अभ्यारण्य को मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत का 53वां बाघ अभ्यारण्य कौन बना है? तो भारत का 53वां बाघ अभ्यारण्य गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर बी सही है, जो कि छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। कहाँ लोकेटेड है? छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है और इसको 1953 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान, सॉरी 1983 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। बाकी ऑप्शन के बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में श्री वल्लीपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व। तो यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है कि ये तमिलनाडु में लोकेटेड है और ये 51 51th टाइगर रिजर्व है। 91वां टाइगर रिजर्व, ये 91वां है। और रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य ये 52वां टाइगर रिजर्व है, जो कि वन्यजीव अभ्यारण्य है, जो कि राजस्थान में लोकेटेड है। उसके बाद वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बारे में बात करते हैं तो ये बिहार में लोकेटेड है, वेस्टर्न चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। और ये बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व ये है, नेशनल पार्क है। तो एकमात्र नेशनल पार्क है, सॉरी। तो 1978 ईस्वी में इसे अभ्यारण्य बनाया गया था, इस अभ्यारण्य को बनाया गया था। बाकी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल नए सदस्य कौन कौन है? इसमें से तीनों कंट्री आप लोग जो ऑप्शन में देख रहे हो, ये तीनों सही ऑप्शन है। उपरोक्त सभी इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बांग्लादेश, उरुग्वे और संयुक्त अरब अमीरात। ब्रिक्स के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं, है ना? तो ब्रिक्स एक्रोनियम है 5 इमर्जिंग इकोनॉमी का, डेवलपिंग इकोनॉमी का, जिनमें से 5 कंट्री हैं, ब्राजील, रसिया, आर से रसिया, आई से इंडिया और सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। फॉर्मली इनिशियली इसे ब्रिक के नाम से जाना जाता था जब इसका गठन किया गया था 2006 में, लेकिन 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हो जाते हैं और इसे ब्रिक्स नामांकन किया जाता है। अब कुछ हेडक्वार्टर यदि ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स टावर संघाई में है। तो ब्रिक्स टावर संघाई में इसका हेडक्वार्टर है। और इसका अभी वर्तमान प्रेसिडेंट की बात करें तो उसका नाम है मार्कोस पेराडो। ये 2020 में इसका समिट ब्रिक्स का सेंट पीटर्सबर्ग रसिया में ऑर्गेनाइज्ड किया गया था। नाम के अनुसार ही इसका समिट ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है। एक बार ब्राजील, एक बार रसिया, फिर इंडिया, फिर चाइना, फिर साउथ अफ्रीका। तो 2020 में रसिया किए थे, तो 2021 में 13वां समिट ऑर्गेनाइज्ड हुआ है इस संगठन का इंडिया में। और 2022 में कौन करेंगे? तो चाइना करेंगे। एक्चुअली ब्रिक्स का एस्टेब्लिशमेंट फोर्टालेजा के एक डिक्लेरेशन हुआ था, उसके बाद ही किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए प्रबंधन निदेशक और सीईओ कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जे वेंकट रामू।
बाकी ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। सुबोध कुमार जायसवाल जी, वो अभी सीबीआई के डायरेक्टर हैं। सिद्धार्थ महंता जी ऑप्शन नंबर सी में जो है, वो अभी एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के सीईओ हैं, सिद्धार्थ महंता जी। उसके बाद नागेश्वर राव जी हम लोग तेलंगाना के एमएलसी हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो स्वतंत्रता दिवस 2021 की पूर्व संध्या पर किसे मरणोपरांत अशोक चक्र सम्मानित किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा श्री बाबू राम जी को। तो श्री बाबू राम जी को क्या बोलते हैं, मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। एक्चुअली क्या है ना कि 1952 ईस्वी में पहली बार अशोक चक्र से किन्हीं को सम्मानित किया गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। स्लाइड ऊपर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित युद्धाभ्यास जिसे भारत विभिन्न देशों के साथ मिलकर करता है उसे सम्मिलित कीजिए। तो सबसे पहले सम्मिलित करते हैं, इंद्र एक्सरसाइज जो है वो रसिया के साथ इंडिया करते हैं, रूस के साथ। फिर जायद तलवार जो है, तो जायद तलवार वो संयुक्त अरब अमीरात के साथ करते हैं। और जायर अल बहार कतर के साथ किया जाता है। फिर वज्र प्रहार जो है वो अमेरिका के साथ किया जाता है। इस तरह से ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी इनमें से सही हो जाएगा। बाकी अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाँ। क्वेश्चन नंबर 7 में अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 पर आयोजित सम्मेलन की मेजबानी किस देश करेगी? तो इसका मेजबानी भारत ने की है इस बार 2021 में। तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं इसमें है क्या। एक्चुअली इस बार का फोकस जो है अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 का, वो हाइड्रोजन पावर पर रहा। हाइड्रोजन पावर पर, किस बार? हाइड्रोजन पावर पर। और जिसकी मेजबानी भारत ने की। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं तो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली आबादी को मुफ्त गैस सिलेंडर मुहैया कराने हेतु प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पार्ट 2 का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? तो पार्ट 2 का शुभारंभ उत्तर प्रदेश का एक शहर है महोबा, वहीं से किया गया है। तो 8 का ऑप्शन नंबर सी सही है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को 2016 ईस्वी में लॉन्च किया गया था। और ये लॉन्च कहाँ से किया गया था? तो ये लॉन्च बलिया डिस्ट्रिक्ट से किया गया था, उत्तर प्रदेश के बलिया डिस्ट्रिक्ट से किया गया था, जिनमें से 5 करोड़ महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन देने की टारगेट रखी गई थी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 की हम लोग यदि बात करते हैं, इसमें यदि हम लोग बात करें तो ये कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत आ जाता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के अंतर्गत आ जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। राष्ट्रीय मंडल सचिवालय द्वारा जारी ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020, तो ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को इसमें 122वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो इस इंडेक्स में क्या होता है कि 181 कंट्री जो दुनिया के हैं, तो दुनिया के 181 देशों को सम्मिलित किया जाता है। तो 181 देशों में से इंडिया को रैंक 122 प्राप्त हुआ है ना। और इसमें क्या किया जाता है कि यूथ के डेवलपमेंट को मेजर किया जाता है कि किस देश में यूथ का डेवलपमेंट कैसा है। और ये इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स, तो ये कॉमनवेल्थ सेक्रेटरीट के द्वारा, कॉमनवेल्थ सचिवालय के द्वारा रिलीज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं फ्रेंड। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है? तो अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या बताई जा रही है इसमें, मुख्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त, है ना। तो मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त इसमें 23 जजेस की संख्या है। और मुख्य न्यायाधीश को मिला के 34 है, सॉरी 33, हाँ। तो 33 जजेस हैं और अभी मुख्य न्यायाधीश को मिला के 34। तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं मुख्य न्यायाधीश के बारे में कि जो सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसे राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाता है आर्टिकल 124 बी के अनुसार। तो समय के अनुसार जिस तरह देश के काम को देखते हुए, बर्डन को देखते हुए जजेस की संख्या को बढ़ाया जा रहा है। तो किस तरह से बढ़ाया है हम लोग देख लेते हैं कि 1950 ईस्वी में जब सुप्रीम कोर्ट रोल में आए तो उस टाइम 8 जजेज हुआ करते थे। फिर 1956 ईस्वी में 11 जजेज हुए। फिर 1960 ईस्वी में 14 जजेज हुए। फिर 1978 ईस्वी में 18 जज हुए। फिर 1986 ईस्वी में 26 जज हुए। फिर 2009 ईस्वी में 31 जज होते हैं। फिर फाइनली 2019 ईस्वी में एक अमेंडमेंट बिल लाया जाता है, उसे पास कर दिया जाता है और उसके तहत क्या होता है कि 34 जज टोटल चीफ जस्टिस को मिला के बना दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं तो तमिलनाडु स्थित कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण किस देश के सहयोग से किया जाएगा? तो ये ऑप्शन नंबर सी सही है, रूस की सहायता सहयोग से किया जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन के बारे में, तो इसके बारे में जान लेते हैं। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र, कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में।
तो इसका गठन 1988 ईस्वी में उस टाइम के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के द्वारा मिल किया गया था, जो कि रसिया के सहयोग से किया गया था। यह तमिलनाडु में लोकेटेड है, तमिलनाडु में इसका लोकेशन है, और भारत में लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं हम लोग कि विश्व में पहला एलिफेंट रिजर्व किस राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, छत्तीसगढ़। तो एलिफेंट रिजर्व बनाने के पीछे मेन मोटिव क्या होता है कि जो एनिमल और ह्यूमन जानवर और मानव का जो कन्फ्लिक्ट होता है, विवाद होता है, तो उसको रोका जा सके। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देख लेते हैं कि हाल ही में प्रकाशित रेनेगेड्स वॉर इन द यूएसए पुस्तक किसने लिखा है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों, ब्रूस स्प्रिंगटीन और बराक ओबामा ने लिखा है। तो इसमें क्या है कि एक वो कहते हैं ना कि गुड रिलेशनशिप को डिस्कस किया गया है बराक ओबामा और प्रेसिडेंट बराक ओबामा और ब्रूस स्प्रिंगटन के बीच में। तो इसमें यही बात करी जाती है। तो फाइनली क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग आते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस नेशनल पेमेंट सिस्टम के लिए कितनी आयु सीमा तक है ना व्यक्ति पात्र होंगे। तो इसमें लास्ट उम्र पूछ रहा है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 70 ईयर्स तक। पहले इसमें क्या था कि जब इसे स्टार्ट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो इसमें आयु सीमा 18 से 65 के बीच में था। कितना था? 18 से 65 के बीच में था। लेकिन बाद में इसको रिवाइज किया गया और 18 से 70 के बीच में एज कर दिया गया। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली। तो नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कि भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब कहाँ बनेगी। तो भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब ऑप्शन नंबर सी, केरल में बनेगी। कहाँ बनेगी? तो केरल में बनेगी। क्या होता है कि अभी के समय में जो सिक्योरिटी चैलेंजेस जो है, ड्रोन अटैक एक मेजर सिक्योरिटी चैलेंजेस हमारे देश में हो गए हैं। तो इसी कंसर्न को जो राइज हो रहे हैं, तो राइजिंग कंसर्न को टैकल करने के लिए ही ड्रोन फॉरेंसिक लैब का स्थापना किया जा रहा है केरला पुलिस के द्वारा। इसका गठन 13 अगस्त 2021 को किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। तो टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 के ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय ध्वज वादक कौन थे। तो टोक्यो ओलंपिक 2021 के बारे में बताया जा रहा है, पैरा ओलंपिक 2021 के बारे में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, टेकचंद। तो टेकचंद के द्वारा किया जाता है। तो देखिए, पैरा ओलंपिक और ओलंपिक के बारे में यदि आप लोगों से पूछूं मैं कि उसका शुभांकर कौन था, तो ओलंपिक या पैरा ओलंपिक के बारे में, टोक्यो ओलंपिक के शुभांकर कौन थे, तो मैंने डिस्कस भी किया था इस पर कि मेराइटोवा, सी मेराइटोवा इसका नाम था, कार्टोनी मेराइटोवा, तो वो ओलंपिक के शुभांकर थे। क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें सही संबंध स्थापित करनी है। देश के प्रधानमंत्री दिए हुए हैं और देश का नाम दिए हुए हैं। तो चलिए हम लोग मिलान करते हैं। तो फाम मिन चिन, तो फाम मिन चिन जो है वियतनाम के प्रधानमंत्री हैं। फिर मिन आंग हालिंग, तो मिन आंग हालिंग म्यांमार के प्रधानमंत्री हैं। उसके बाद इब्राहिम रईसी, तो इब्राहिम रईसी कहाँ के हैं? ईरान के राष्ट्रपति हैं। उसके बाद इस्लाम साबरी याकूब, तो इस्माइल साबरी याकूब जो है वो मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं। तो इस तरह से हम लोग ऑप्शन देखें तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें। तो ए का 2 नंबर, तो ए का 2 देखिए किसमें है, तो ए नंबर, ये सही हो जाएगा इसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। तो अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कांग्रेसनल गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर डी है, महात्मा गांधी को सम्मानित किया गया है। इसमें क्या होता है कि जो डिस्टिंग्विश्ड अचीवमेंट प्राप्त करते हैं कि इंडिविजुअल के लिए या फिर कोई ग्रुप के लिए, तो उनको दिया जाता है। तो महात्मा गांधी के डिस्टिंग अचीवमेंट को देखते हुए अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से उन्हें सम्मानित किया गया, जिसका नाम है कांग्रेसनल गोल्ड मेडल। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। तो कोविड काल में योगदान देते हुए शहीद डॉक्टरों नर्सों को श्रद्धांजलि देने हेतु किस बैंक ने सलाम दिल से पहल की शुरुआत की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक ने सलाम दिल से की पहल की शुरुआत की है। तो इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं थोड़ा। एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई है, और इसका फुल फॉर्म की हम लोग यदि बात करते हैं तो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन का नाम है, जिसका गठन 1994 में हुआ था। एचडीएफसी का गठन 1994 में हुआ था।
उसके बाद हम लोग, अरे यार ये क्या हो गया। हम्म, फिर नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। ये आ गया। फिर क्वेश्चन नंबर 20, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन द्वारा जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक। पहला क्वेश्चन तो यहीं आ जाता है इसमें कि यह वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो आईटीयू के द्वारा, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा जारी किया जाता है। तो 2020 में भारत का स्थान कौन सा रहा है, तो 2020 में यदि इसका स्थान की बात करते हैं, तो 2020 में कौन सा स्थान रहा है इसका, तो इसका 10वां स्थान रहा है 2020 में। कौन सा, 10वां स्थान। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसका हेडक्वार्टर जो है आईटीयू का वो जेनेवा है। जेनेवा का है, स्विट्जरलैंड में है। हम्म, तो ये जो है इनका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन था आईटीयू के, तो आईटीयू के पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जो कि यूनाइटेड नेशन का ही पार्ट है, वो थे। इनका सेक्रेटरी जनरल अभी बात करते हैं आईटीयू का, तो वो कौन है, तो ह्यूलिन जाहो के एक व्यक्ति हैं जो इनका अभी सेक्रेटरी जनरल है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, तो इसका पहला वार मेमोरियल फॉर एनिमल स्मारक कहाँ खोला जाएगा, तो ये मेरठ में खोला जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। इसमें क्या होता है कि वार मेमोरियल में इसमें आरबीसी सेंटर का एस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा, जिसमें से जो आर्म ब्रीड के एनिमल हैं तो वो सबका मतलब वो सबको यहाँ रखा जाएगा, वो सब के बारे में चर्चा की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारत के पहले मानव मिशन, भारत का पहला मानव मिशन गगनयान को किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, जीएसएलवी एम के थर्ड के द्वारा किया जाएगा। जीएसएलवी एम के थर्ड के द्वारा इसका लॉन्च किया जाएगा। इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि गगनयान मिशन के बारे में। एक्चुअली क्या होता है, गगनयान मिशन हमारे देश का प्रथम मानव मिशन होगा, और इसे लॉन्च करने का डेट 2022 के इनिशियल मंथ में ही था, लेकिन कोविड-19 की वजह से इसे डिले कर दिया गया। अब 2022 के अंत या फिर 2023 के शुरुआत में इसे लॉन्च करने की संभावना है। इसमें क्या होगा कि इसे लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया जाएगा, जिसमें से मानवों को भेजा जाएगा। और इसमें एक इंटरेस्टिंग है कि इसका लॉन्च डायरेक्टर कौन है, तो लॉन्च डायरेक्टर VL ललिताम्बिका के एक लेडी है, तो वही ललिताम्बिका इनका लॉन्च डायरेक्टर है। ये मिशन के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि ये गगनयान मिशन किसके सहयोग से भारत लॉन्च करने वाले हैं, तो वो ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से लॉन्च करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, ये क्रिस गेल है। T20 में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किस माह को पोषण माह के रूप में मनाने की निर्णय लिया गया है, तो पोषण माह मनाने का निर्णय इसमें कौन से माह को लिया गया है, तो सितंबर को लिया गया है एक्चुअली। ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसमें और कुछ डिस्कस करने के लिए है नहीं। पोषण माह इसलिए मनाया जाता है क्योंकि न्यूट्रिएंट्स लेवल को देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स लेवल किस मंथ में सिटीजन को मिला है। 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया, इसको कहते हैं DGCI, तो DGCI ने कोविड-19 के खिलाफ दुनिया का पहला DNA वैक्सीन को मंजूरी दी है। तो DNA वैक्सीन के बारे में अब बात करी जा रही है, तो वो कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, जैकब डी को मंजूरी दिया गया है। तो यह DNA ट्रायल वैक्सीन है, जैकब डी। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। अभी हाल ही में श्रीनगर के डल झील पर किस बैंक ने फ्लोटिंग ATM खोला है, तो फ्लोटिंग ATM किसने खोला है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, तो बी ने खोला, बी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, SBI ने खोला है फ्लोटिंग ATM। प्लेटिंग मतलब तैरता हुआ नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि जल डल झील के बीचों बीच एटीएम का एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है, ताकि वो दिखे ऐसा कि लगे कि वो तैर रहा है। फॉर एग्जांपल एक और हम लोग ले सकते हैं कि फ्लोटिंग नेशनल पार्क की यदि हम लोग बात करें इंडिया में, तो एकमात्र वो किबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, जो कि मणिपुर में लोकेटेड है, तो उसे बोला जाता है कि तैरता हुआ नेशनल पार्क है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क। लेकिन फ्लोटिंग इसलिए है क्योंकि एक आइलैंड है, उस आइलैंड को ही नेशनल पार्क बनाया गया है, यानी ये मान लेते हैं आइलैंड है, और इसके चारों ओर वाटर है ना, और फिर इधर लैंड है, तो लैंड दूर से देखते लगेगा ये फ्लोटिंग करता हुआ है, एक्चुअली ये जमीन से जुड़ा हुआ रहता है। तो इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत ने किस महीने किस महीने भार के लिए संभाला है, किस महीने भर के लिए संभाला है, तो वो अगस्त महीने तक उसे संभाला गया है, तो इसमें अगस्त सही है। तो इस बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का
भार संभाला है इंडिया ने, जो कि अगस्त महीने के लिए। इसमें बहुत सारे स्टेप भी लिए गए हैं, जिनमें से अफ्रीकन डेवलपमेंट के लिए बात करी गई थी, और टेररिज्म पर फोकस किया गया, अफगानिस्तान मुद्दे पर भी फोकस किया गया। 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत की मदद से किस देश में निर्मित मेघदेचु जल विद्युत परियोजना को लंदन में स्थित इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियर्स द्वारा ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया है? सही ऑप्शन इसका हो जाएगा ए, भूटान। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं कि भारत की भीम यूपीआई को अपनाने वाला प्रथम पड़ोसी देश कौन है? प्रथम पड़ोसी देश आप लोगों ने सही सोचा, इसमें ऑप्शन नंबर बी ए सही है, भूटान। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं कि भारत आसियान देशों के लिए किस देश में मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन का निर्माण कर रहा है? तो आसियान देशों की बात करी जा रही है यहाँ, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, वियतनाम में लॉन्च करी जा रही है आसियान देश। तो आसियान के बारे में हम लोग जान लेते हैं। आसियान जैसे कि आप लोग जानते हो कि इस 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्री इसमें है, तो आसियान में 10 मेंबर हैं, लेकिन इंडिया आसियान के मेंबर नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया जो है आसियान के मेंबर नहीं है। तो ये है। बाकी इसको क्यों मेगा, एक्चुअली मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन का निर्माण क्यों हो जा रहा है, इससे क्या हो जाएगा? तो एक्चुअली क्या होगा कि ये प्रोवाइड करेगा ऑपरेशनल स्पेस बेस्ड सिस्टम को, किस लिए? ताकि रिमोट सेंसिंग के लिए, ताकि रिमोट सेंसिंग किया जा सके। तो इसलिए ये इसका एस्टेब्लिशमेंट किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या निम्नलिखित कथनों के साथ संबंध स्थापित कीजिए? इसमें मिनिस्टर का नाम दिया गया और मिनिस्ट्री दिया गया है, कौन कौन से हैं। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग जानते ही होंगे। पीयूष गोयल जी जो हैं उन्हें कपड़ा मंत्रालय दिया गया है। पीयूष गोयल जी जो है उन्हें कपड़ा मंत्रालय दिया गया। स्मृति ईरानी जो है, स्मृति जुबिन ईरानी कह लें तो बेहतर होगा, तो वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय संभाल रहे हैं, जो कि पहले मेनका गांधी जी संभाल रहे थे। अनुराग ठाकुर जो है वो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय संभाल रहे हैं, और पशुपति कुमार पारस जो है वो खाद्य मंत्रालय संभाल रहे हैं। तो इस तरह से देखें तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसमें। इसे याद रखें। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत सरकार ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? तो इनका स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, जापान के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया है। नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर आ चुके हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23, टोक्यो ओलंपिक 2021 में इस बार कुल कितने नए खेल शामिल किया गया है? तो इसमें कुल 4 नए खेल शामिल किया गया टोक्यो ओलंपिक 2021 में। तो वो 4 खेल कौन कौन सा है हम लोग देख लेते हैं। तो पहला खेल है 3x3 बास्केटबॉल। पहला है 3x3 बास्केटबॉल। दूसरा है स्केट बोर्डरिंग। दूसरा कौन सा है? स्केट बोर्डरिंग। तीसरा है स्पोर्ट क्लाइंबिंग। और चौथा है सफरिंग एंड कराटे। सफरिंग एंड कराटे। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं कि भारत के खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा 34 का। तो कौन बनाया गया है? नितिन गडकरी को बनाया गया है खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर। 35 है गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो वो आप लोग जानते ही होंगे, ए नंबर भूपेंद्र पटेल जी को बनाया गया है गुजरात के नए मुख्यमंत्री। तो भूपेंद्र पटेल जी जो हैं वो बीजेपी के बंदे हैं, जो कि अहमदाबाद में से बिलोंग करते हैं। ये 2000 सितंबर 2021 ईस्वी को गुजरात का सीएम बने हैं। और यदि एक चीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में हमको मेरे को बता सकते हो कि गुजरात के गवर्नर कौन है? चलो मैं ही बता देता हूँ। तो आचार्य देवव्रत जी गुजरात के गवर्नर हैं, राज्यपाल। 36 नंबर है कि भारत के पूर्व मंत्री और बिहार के पूर्व राज्यपाल बूटा सिंह ने किस पार्टी से के चिन्ह पर राजनीतिक पदार्पण किया था? तो बूटा सिंह एक्चुअली पंजाब के रहने वाले हैं, तो उन्होंने अकाली दल से अपने पार्टी, वो कहते हैं ना कि राजनीतिक पदार्पण किया था, राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। लेकिन वो आईएनसी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का तो एक बहुत बड़े दिग्गज नेता है। तो ये 2007 से बूटा सिंह जी 2007 से 10 तक नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट का भी चेयरमैन रहे हैं। बाकी यहाँ दो चीज़ तो आप देख ही चुके हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं भारत सरकार के अंतर्गत, और बिहार के पूर्व राज्यपाल रहे हैं। 37 नंबर की महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 37 का इंडिया है, इंडिया में किया जाएगा, बी नंबर। उसके बाद स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसमें डिस्कस करने के लिए कुछ नहीं है। 38 नंबर हम लोग देख लेते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 4 साल के कार्यकाल का वर्णन किस किताब में किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, रिफ्लेक्टिंग, रिकलेक्टिंग और रिकनेक्टिंग।
तो इसमें भारत के वेंकैया नायडू ने अपने कार्यकाल के का वर्णन किया है। बाकी सारी किताबों के बारे में जो भी हम लोग देख लेते हैं। कि ये फास्टर हायर स्ट्रोंगर एंड टुगेदर, यानी ये भी एक बुक है जिसे मार्क मैककलस्की के द्वारा लिखा गया है। इसे किसके द्वारा लिखा गया? मार्क मैककलस्की के द्वारा। फिर ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं कि हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी। तो हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी एक बहुत हमारे इंडियन ही है कि सुधा मूर्ति के द्वारा ये किताब लिखा गया है, जिनमें से अर्थ कैसे ब्यूटी गेन करते हैं उनके बारे में लिखा गया। फिर है लेपर्ड डायरीज। तो लेपर्ड डायरीज संजय गुब्बी के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? संजय गुब्बी के द्वारा लेपर्ड डायरी। और हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी सुधा मूर्ति। फिर है फास्टर हायर स्ट्रोंगर टुगेदर, ये मार्क मैककलस्की के द्वारा लिखा गया। फिर रिफ्लेक्टिंग कलेक्टिंग एंड रिकलेक्टिंग, तो ये वेंकैया नायडू के 4 साल के कार्यकाल के वर्णन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। भारत सरकार ने दो नए दवा परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित करेंगे? तो ये हैदराबाद और पुणे में करेंगे। ऑप्शन नंबर डी सही है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन नंबर 40 है कि कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन है? तो ऑलरेडी कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स जो कि जानते हैं वो भारतीय इंडो अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स थे। तो देख लेते हैं। तो ये सिरिसा बांदला जी, ऑप्शन नंबर ए सही है कि कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद सिरिसा बांदला जी अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला बनी है। ये इंडियन अमेरिकन एरोनॉट क्या बोलते हैं, इंडियन अमेरिकन एरोनॉट्स इंजीनियर और फिर स्पेस टूरिस्ट है सिरिसा बांदला दी। तो इसके बारे में यही है। उसके बाद हम लोग को क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं कि यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची में इंग्लैंड के किस शहर को हटा दिया गया है? तो इंग्लैंड के लिवरपूल शहर को हटा दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। लिवरपूल शहर को हटाने का वजह यह था कि इसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इतना ज़्यादा हो गया था कि इसका जो नेचुरल ब्यूटीज़ है और कल्चरल ब्यूटीज़ है वो खत्म हो गई थी, इसी वजह से हटा दिया गया। जर्मनी का भी एक शहर है उसे भी हटाया गया है। लेकिन वर्तमान में यदि हम लोग यूनेस्को में भारत में देखें, यदि कि भारत में कितना साइट है यूनेस्को का, तो भारत में अभी 40 साइट है यूनेस्को का। यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भारत में कितना है? 40 है, जिनमें से 32 जो है वो कल्चरल साइट है, 7 नेचुरल साइट है और एक मिक्स्ड साइट है। मिक्स्ड नेचुरल और कल्चरल जो भी कह सकते हैं, दोनों मिक्स्ड। जैसे कि कौन है मिक्स्ड साइट? तो कंचनजंगा सिक्किम में जो लोकेटेड है वो है मिक्स्ड साइट में। इस तरह से 40 धरोहर स्थल है। 42 है कि एशिया विकास बैंक ने किस मेट्रो लाइन के विकास हेतु 500 ms का लोन स्वीकृत किया है? तो वो है बेंगलुरु मेट्रो। तो बेंगलुरु मेट्रो में क्या किया है? तो एशियाई डेवलपमेंट के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। एशियाई डेवलपमेंट का गठन 1966 में हुआ था। अभी इसका प्रेसिडेंट की बात करें तो एम असाकवा जी हैं। एशिया एडीबी का चेयरमैन कौन, अभी प्रेसिडेंट कौन है? तो एम असाकवा जी हैं। तो इसमें कितने मेंबर हैं? तो इसमें 68 मेंबर है। एडीबी में 68 मेंबर हैं। तो और जिनका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है एडीबी का हेडक्वार्टर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। तो क्वेश्चन नंबर 43 है कि इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मिलकर ग्रामीण विकास हेतु डेटा तैयार करने के लिए कौन सा पोर्टल तैयार किया है? तो इसमें युक्त धारा पोर्टल को रेडी किया गया। युक्त धारा पोर्टल में क्या होगा? युक्त धारा पोर्टल में जियो स्पेशियल प्लानिंग को, और यह एक जियो स्पेशियल प्लानिंग पोर्टल है ना। तो जियो स्पेशियल प्लानिंग पोर्टल क्या होता है कि जियोग्राफिकल जो इन्फॉर्मेशन है तो उसको फाइंड करना इस पोर्टल का यूज करते हुए, जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन को। 44 नंबर क्वेश्चन देखें। लाई हरोवा फेस्टिवल महोत्सव जो है वो किस राज्य में मनाया गया? तो ये मणिपुर का है। मणिपुर में एक कम्युनिटी है जिसे मैथी कम्युनिटी कहते हैं। आप इंडिपेंडेंस से पहले की बात करो तो वह एक किंगडम भी हुआ करता था, रियासत भी हुआ करता था, मैथी रियासत, मैथी किंगडम। तो ये मैथी पीपल के द्वारा ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है फाइनली। और फिर इसके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर की नेशनल फिल्म की आर्कावस ऑफ इंडिया के संग्रह में किस फिल्म को शामिल किया गया? तो इसमें पीके को शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क कौन सा है? तो हर्बल पार्क क्या क्वेश्चन, हाँ कहाँ है? तो ये चमोली में है। चमोली उत्तराखंड में। एक्चुअली माना के एक विलेज है, तो माना विलेज के आसपास चमोली में ये लोकेटेड है। माना पास भी एक तो दर्रा भी है जो कि उत्तराखंड में ही है, जो कि इंडिया को तिब्बत से जोड़ता है।
उसके बाद यह इंडो चाइना बॉर्डर के नज़दीक है, चमोली मतलब हर्बल पार्क। क्वेश्चन नंबर 43 के बाद आर्थिक सर्वेक्षण 2020 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है, ऑप्शन नंबर सी सही है। 48 नंबर क्वेश्चन देते हैं, सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य कौन है? सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत यहाँ पूछा जा रहा है, तो प्रतिशत वाले मिजोरम है ना। और यदि हम लोग क्षेत्रफल एरिया के वाइज देखते हैं तो मध्य प्रदेश फर्स्ट है और सेकंड में अरुणाचल प्रदेश है। कर्नाटक स्थान से चौथा, तीसरा, चौथा या पांचवा है, मैं मिस कर रहा हूँ, आप लोग देख लेना ये वाला। हम्म, कि बजट 2021-22 के अनुसार भारत का राजकोषीय घाटा कितना परसेंट था? तो भारत का राजकोषीय घाटा जिसे हम लोग फिस्कल डेफिसिट कहते हैं वो 6.8% था 2021-22 के अनुसार। हम्म, तो 6.8% सिर्फ ये 6.8% नहीं है, इसमें 15,06,812 करोड़ रुपए का हमारा फिर डेफिसिट हुआ है कोविड-19 की वजह से। और वही 2020-21 की बात यदि करते हैं, यहाँ केस वाइज से यदि 20-21, तो उस टाइम भी 9.3%, 9.3% हमारा फिजिकल डेफिसिट रहा था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 के अनुसार देश के शीर्ष उच्च संस्थान कौन सा रहा है? तो ये आईआईटी मद्रास है, ऑप्शन नंबर बी सही है। बाकी यदि सेकंड स्थान की बात करते हैं तो आईआईटी मंगलुरु है, और थर्ड स्थान की बात करते हैं तो आईआईटी बॉम्बे है। तो इस तरह से हम लोग 50 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। और वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि इसमें वैल्यू एडिशन किया गया, तो आप लोग इसे देखें, अच्छा खासा जानकारी मिलेगा। और नेक्स्ट वीडियो के साथ हम लोग मिलते हैं।